नमस्ते भाइयों। तो आज हम पार्ट 2 मुद्दों की हकीकत द लैंड ऑफ अहिंसा में दोबारा शुरुआत करते हैं और बहादुर सिंह जी हमारे साथ हैं अभी बैठे हुए, और हम इस बात को समझेंगे। अभी तक तो हमने समाज का वो रूप देख लिया जो हिंसात्मक समाज था, इनडायरेक्ट वायलेंस था, वो डायरेक्ट वायलेंस में कैसे बदलता है और कैसे चंबल घाटी जो है डाकुओं की घाटी बन जाती है, बागियों की घाटी बन जाती है। अब हम बहादुर सिंह जी से सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि जब ये 1972 में सरेंडर का समय आया तो उस समय क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो व्यक्ति 18 साल से पहले ही आर्मी में जाकर बंदूकों की भाषा समझ चुका था। उन्होंने कई साल पहले आर्मी में गुजारे, वहाँ पे भी बंदूक देखी, फिर बागी बने, वहाँ पे भी बंदूक देखी, और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों जगह बंदूक तो है ही। और इतने समय कंधे पे बंदूक रहने के बाद एक विचार आ ही जाता है कि जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन है वो बंदूक है। गोली चलाऊंगा तो मेरे को रोटी भी मिलेगी, ज़मीन भी मिलेगी। तो ऐसा क्या हुआ बहादुर सिंह जी के साथ 1972 में कि भाई जी यहाँ पर आए, राजा जी यहाँ पे आए। उन्होंने 1969 में महात्मा गांधी सेवा आश्रम बनाया कि उन्होंने सरेंडर किया, उनके साथ 250 लोगों ने और सरेंडर किया। और वो सब हुआ कैसे, वो सारी कहानी कैसे। तो अब बहादुर सिंह जी आप बताइए कि 1972 में जब आप सरेंडर की जो मूवमेंट चला तो वो सब कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ वहाँ पे, भाई जी का कैसे रोल आया, राजा जी का कैसे रोल आया, और वो सब ये पूरा प्रोसीजर हुआ कैसे। ये ऐसे हुआ था कि अपने देश में एक पिक्चर चलाई थी, मेरा गांव मेरा देश। तो माधव सिंह को ये दिमाग में आ गया, और माधव सिंह दिमाग में आते ही और भाई जी के पैरों में गिर गए थे। भाई जी को पता था। मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा। माधव सिंह जी मतलब आपके जो बागी दल के नेता थे जी। उनका नाम राम सिंह था, राम सिंह रख लिया था। नाम तो असली माधव सिंह था, लेकिन उन्होंने नाम अपना बदल लिया था, राम सिंह बन गया था। राम सिंह बन के भाई जी से मिले थे और भाई जी से पूरी कथा राम सिंह बन के बताई थी भाई जी से डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी को। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी ने बोला था कि चंबल घाटी में ऐसा क्या है तो तुम मतलब 654 मतलब चंबल घाटी में समर्पण करा सकते हो। तो उन्होंने कही कि मेरे हैंडओवर में मैं देखता हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मेरा नाम आखू है, मैं ठेकेदार हूँ, चंबल घाटी में जंगल में रहता हूँ, मैं तो देखता रहता हूँ, लोग तैयार हो जाएंगे, मेरे कहने से तैयार हो जाएंगे, समर्पण कर देंगे। आपका कहने का मतलब है कि माधव सिंह जी ठेकेदार बन के भाई जी से मिले, भाई जी से मिले जी, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव से, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी से जी। तो डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी ने मतलब जी पूरी वहाँ से छानबीन करके प्रधानमंत्री से भी मतलब बातचीत चली थी, प्रकाश सेठी से भी चली थी, जेपी से भी चली थी, सबसे बात करके और माधव सिंह और वो भाई जी डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी, राजीव भाई, ये दोनों तीनों ने अपना संशोधन बना के और उन्होंने परीक्षा ली थी। भाई जी ने परीक्षा ली थी कि एक बार हमको मिलवाओ तुम उन लोगों से, तब तो हमें को पता चलेगा समर्पण करेंगे या नहीं करेंगे। तो भाई जी हमारे पास गए थे, तो हमारे लोग थे कम से कम 7-8 बटालियन हमें इकट्ठी थी। तो माधव सिंह का पहले ही पता चल गया था कि माधव सिंह मतलब जौरा गांधी आश्रम जौरा में है। तो सब लोगों के दिमाग में आ गया था कि पुलिस का मुखबर है, वो ऐसे कैसे आ गया, 2 लाख का वारंट है, 1 लाख का राजस्थान का है, 2 लाख का मध्य प्रदेश का है, तो ये ऐसे कैसे घूम रहा है। उनको गाड़ी कमांडो मिल गई थी, कमांडो गाड़ी में बैठ गए। कह रहे हैं कि 1972 में माधव सिंह जी के ऊपर 1 लाख एक सरकार ने और 2 लाख रुपए का दूसरी सरकार ने, 3 लाख का वारंट था। 3 लाख, उस समय 3 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी, तो अब समझ लो 3 लाख रुपए तो आज करोड़ों में गिनती है उस समय की जी। करोड़ों का है, मतलब करोड़ों में गिनती है। तब के 3 लाख आज करोड़ों में है जी। तब के 1000 लाखों में थी, और आज के मतलब 3 लाख उस समय के करोड़ों में। एक साधारण व्यक्ति की उस वक्त तनख्वाह क्या होती होगी? तब एक साधारण व्यक्ति की तनख्वाह थी 30 रुपया।
30 रुपए 30 रुपया इस थी। समय में एक जिस समय साधारण व्यक्ति मैंने की 30 रुपए महीना तनख्वाह 30 थी, रुपया महीना तनख्वाह थी तब। 3 लाख रुपए का इनाम था उस व्यक्ति के ऊपर। जी तब 30 रुपये रोज मिलता था तनख्वाह का। 30 रुपये मिलते थे। 30 रुपये की कीमत बहुत ज्यादा थी। जी 2 रुपये किलो घी मिलता था तब, और 60 रुपये की मोर बनती थी 18 मतलब 100 आना भर। तब मतलब वो आज घी का भाव 1000 रुपये का है, सोने का भाव 1 तोला 1 लाख का है। तो उसका मतलब फर्क तो बहुत आ गया। 3 लाख को 500 से तो गुना करना ही पड़ेगा। अब इससे गुना कर लो तब का 3 लाख आज क्या होगा। जी तो माधव सिंह जब आ गए थे, डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी के जो पता चल गया। डॉक्टर एस सुब्बा राव जी ने बोला था कि एक बार हमको मिलवाओ तुम, राम सिंह जी हमको मिलवाओ तुम डाकुओं से। तो वो माधव सिंह जी मतलब खुद बता दिया माधव सिंह ने कि मैं खुद ग्रुप का लीडर हूँ मैं। तो वो ले गए थे। भाई जी एक आए कि भाई जी को इतना विश्वास हो गया कि माधव सिंह पे इतना भरोसा कर लिया। माधव सिंह ने भरोसा कर लिया, भाई जी ने भी भरोसा कर लिया। भाई जी ने भी भरोसा कर लिया कि मेरे लिए कोई गड्ढा मतलब मरवा तो नहीं देंगे। भाई जी ने अपना जाने का बाजू लगा दिया पूरा चम्बल घाटी में। भाई जी ने 2 साल 3 साल देख लिया था कि चम्बल घाटी में बहुत बड़ा आतंक है, ये समस्या किसी भी हालत में मिटना चाहिए। तो भाई जी ने अपनी जान की बाजी लगाई। भाई जी ने ये नहीं देखा कि आगे रास्ता क्या मिलेगा मुझे। भाई जी हमारे यहाँ पहुंच गए, 6 बटालियन थी हम इकट्ठे। तो वहां जाके सब लोगों के बीच में, और सब लोगों ने, भाई जी ने एक गाना गाया था। तो सब लोग बैठ गए कि भाई जी तो हमारे माधव सिंह ने बोला था कि भाई जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो भाई जी ने गाना गाया था कि आया हूँ दरबार तुम्हारे, जन्म जन्म का बहुत जन्म का भूला भटकाया, आया हूँ दरबार तुम्हारे। तो भाई जी ने गाना गाया तो सब लोगों को बहुत आनंद आ गया कि आया हूँ दरबार तुम्हारे, मतलब। तो सब लोग बहुत मोहित हो गए। माधव सिंह ने कही कि जे वो नेता हैं, वो डॉक्टर एस सुब्बा राव हैं, बांग्लादेश में आज़ादी दिलवाई, वो नेता है तो चम्बल घाटी में भी आज़ादी दिलवाएंगे जे, वो नेता है। तो सब लोगों को भरोसा हो गया कि हम डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी कहेंगे तो हम समर्पण कर देंगे। समर्पण ही कह रहे, समर्पण ही भाषा वहां से ही मिली थी, बांग्लादेश से पिक्चर देखी थी, वहां से ही भाषा चली थी समर्पण की। तो भाई जी के कहने से सब लोग तैयार हो गए। भाई ने वहां से लौट के माधव सिंह के लिए बढ़िया गाड़ी दे दी, और उसमें फर्स्टवा में अप्रैल में पेपर में निकलवा दिया कि 14 अप्रैल को तैयारी कर लेगी, 14 अप्रैल को चम्बल घाटी में समर्पण होने जा रहा है। 14 अप्रैल 1972 में समर्पण होने जा रहा है। तो सब जगह माधव सिंह घूमे, सब लोगों को बुलाया। माधव सिंह ने भाई जी ने बहुत मेहनत की। भाई जी ने कुछ नहीं देखा, राजा जी ने कुछ नहीं देखा। राजा जी भाई जी सब दौड़ते भजते रहे, और वहां से आदेश हो गया, मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि कोई पुलिस राइफल के उनके सामने नहीं जाएगी। तो कोई पुलिस राइफल वाली पुलिस कोई सामने नहीं गई थी हमारी। तो बड़े लाखों लोग इकट्ठे हुए थे जब 14 अप्रैल को समर्पण हुआ। मुख्यमंत्री आए थे हेलीकॉप्टर से, बहुत नई नई बसें आई थी हम लोगों को लाने के लिए इधर उधर से। तो लाकअप हुआ तो कम से कम उसी दिन 250 लोगों का समर्पण हुआ था 14 अप्रैल को। अच्छा, जो आपका समर्पण हुआ था, तो आप लोगों ने समर्पण क्यों किया? आपकी जो भाई जी की ऐसी क्या आपको उन्होंने कुछ मतलब बताया कि हम आपको ये फायदा देंगे? भाई जी की बातों पे किया था कि भाई जी ने बताया था कि जे आप चल रहे हो रास्ता आपका गलत है, ये रास्ता अच्छा नहीं है, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए मैं तैयारी तुम्हारी कर लाया, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मेरे लिए बताओ। तो भाई जी की बात को मान लिया था। लेकिन फिर भी आपको ये तो पता ही होगा कि बागी की जिंदगी, अब जाके सीधा जेल में जाएंगे, वहां पे जाके सड़ेंगे, भरोसा नहीं, हमारी कोई पूछ तो होगी नहीं, और वहां से निकल के क्या होगा, इस बारे में कुछ भाई जी ने पहले विचार हो गया था। भाई जी ने कहा था कि फांसी की सजा नहीं होगी, और मतलब आपको फांसी की सजा नहीं होगी, 5 साल जेल में रहना पड़ेगा, 15 एकड़ आपको जमीन मिलेगी, और बच्चों को पुनर्वास मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई होगी,
बच्चों की नौकरी लगेगी। ये हमारी 14 शर्तें थी, ये सरकार ने सब मंजूर कर ली थी। तो ये तो भाई जी ने जयप्रकाश नारायण जी और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी जी, उनके साथ मिलके ये 14 शर्तें पहले उन्होंने पूरी मनवा ली थी कि ये 14 शर्तों के साथ ही सरेंडर होगा पहले मतलब वो भाई जी ने पहले ही मंजूर करवा ली थी कि समर्पण तो ही होगा, तो जब शर्तें मंजूर होंगी तब। तो भाई जी ने ये काम पहले ही करवा लिया था, तब उसको आगे बढ़ाया था भाई जी ने। अच्छा, भाई जी ने, राजू भाई जी ने पूरा मेहनत किया था भज दौड़ के। और बार बार माधव सिंह तो कहीं गए नहीं, फिर माधव सिंह तो वहाँ चंबल घाटी में सब लोगों के बीच में घूमते रहे, फिरते रहे, सब लोगों को इकट्ठा करते रहे। 14 अप्रैल को सबको इकट्ठा कर लिया। 14 अप्रैल को हमारा 10 बजे समर्पण हो गया था, बहुत बड़ा मंच बना था, सब जनता के लिए हाथ जोड़े थे, राफेल से ऊपर को करके, और गांधी जी के चरणों में राफेल रख दी थी, और सब जनता के लिए राम राम बोले। राम राम बोलने के बाद हम जेल चले गए, और 2 घंटे के बाद में प्रकाश सेठी हमारे यहाँ जेल में पहुंच गए। तो बोले क्या परेशानी है? कोई परेशानी? तो माधव सिंह ने बेई पढ़े लिखे थे, माधव सिंह ने कोई परेशानी नहीं। भाई जी चले, भाई जी साथ में ही भाई जी थे मुख्यमंत्री के में, हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी। कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसा करो, ये बी क्लास की व्यवस्था है इनकी बी क्लास की व्यवस्था में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने बी क्लास की व्यवस्था कर दी, बढ़िया खाना मिलता था, खुला रहते थे, बढ़िया घूमने फिरने के लिए। और वहीं जेल में ही सब कुछ बन गया, वहीं अदालतें बन गई थी, वहीं गवाही, वहीं सजा, सब कुछ वहीं रहता था। केवल मोहर सिंह के लिए फांसी की सजा हुई थी, तो वो 2-3 दिन के बाद में अपील में 20 साल की रह गई, और 20 साल की में थे, 5 साल के में ले आए खींच के। 5 साल में सभी लोग बाहर जेल से बाहर आ गए थे। 5 साल वहाँ खुली जेल मुंगावली में रहे थे, गुना जिले में मुंगावली वो है तहसील, उसमें जेल बनी है, उसमें रहे थे हम। वहाँ जमीन करते थे, हम बकरियां पालते थे, भैंसिया पालते थे। सरकार ने हमको लोन दिया था और फ्री हमको दिया था, हम सब काम करते थे। हमको जेल में कोई पता नहीं चला 5 साल का। 5 साल जेल में आराम से काटा है। जेल से काटने के बाद में फिर गांधी आश्रम जौरा में ही आए लौट के। मैं तो गांधी आश्रम जौरा में ही आया, भाई जी से ही मैंने सलाह ली, राजा जी थे सलाह ली। राजा जी ने मुझे शुगर मिल में, शक्कर मिल में बॉडीगार्ड पे लगवा दिया था। अच्छा। तो वहाँ में बॉडीगार्ड पे ही काम करता रहा। 20 साल मैंने वहाँ काम किया। 20 साल के बाद में शुगर मिल फैला होने से, शुगर मिल फैले हुआ तो फिर मैं राजा जी से मिलता जुलता रहता। राजा जी से फिर बोला कि शुगर मिल फैले हो गया तो तुम हमारे यहाँ रहो। तो राजा जी ने मुझे अपने यहाँ गांधी आश्रम में रखा, और गांधी आश्रम में रहता हूँ मैं। पूरा काम गांधी आश्रम में मैं करता हूँ, और भाई जी की समाधि साफ सफाई, पेड़ लगाता हूँ, साफ सफाई करता हूँ, और यही काम करता रहता हूँ। स्थायी रूप से आप सेवा आश्रम में ही रह रहे हैं, गांधी सेवा आश्रम में। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ जो उस समय पे जितने भी डाकुओं ने, जितने भी बागियों ने उस समय पे जो समर्पण किया था, जेल गए, उसके बाद कोई गलत रास्ते पे गया हो? हाँ, बहुत लोग चले गए गलत रास्ते पे, लेकिन मैं नहीं गया, बहुत लोग चले गए। अच्छा। हाँ भाई जी हमारे यहाँ डेली का वहाँ जाते थे, भजन गाते थे, खेल कूद सिखाते थे बच्चों की तरह। सबको वॉलीबॉल होती थी, कबड्डी होती थी। भाई जी रोज हमारे बीच में रहते थे। भाई जी हमारा पूरा 5 साल भाई जी ने, 5 साल उन्होंने भी जेल में निकाले, हमारे साथ ही रहते थे। 2 दिन 4 दिन के लिए बाहर चले जाते, कोई जरूरी काम था, बताइए, बाकी हमारे बीच में ही रहते थे। ये है सब भाई जी, बहुत बड़ा समर्पण। भाई जी ने ही चंबल घाटी में इतना है कि 654 लोगों ने हथियार डाले थे, और जो भाई जी की करी चंबल घाटी में जो समस्या इतनी है, जो समस्या पहले थी वो समस्या मतलब नहीं होती है पैदा, लेकिन वो चीज नहीं हो पाती है जी। ना वो हथियार हैं अब, ना वो लोग हैं पहले जो मतलब सामान देने वाले थे या रखने वाले थे और भरोसेमंद थे। अब सब मतलब 2 नंबर का काम हो गया। अब तो ऐसे कोई डाकू बन जाता है तो अब तो हाल ही चला जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर जी। और आप लोगों ने ये देख के समझा होगा कि पहली बात तो भाई जी और राजा जी का आप त्याग देखिए कि वो भी सारे बागियों के साथ 5 साल वहीं रहे। उन्होंने भी जेल की सज़ा ही काटी, एक तरीके से जेल में ही रह रहे हैं, ताकि
उन्होंने जो वायदा किया था उस वायदा की वायदा खिलाफी ना हो, और जो उन सारे बागियों को जो कहा गया है कि उनको सुख सुविधाएं दी जाएंगी और जिससे कि वो गलत रास्ते पे ना जाएं, उसका उन्होंने अपने वचन का पूरा मान रखा और उसके लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। और इसलिए आज भाई जी जो है यहाँ पे पूजे जाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई निष्काम व्यक्ति ही कर सकता है जिसको खुद का मोह ना हो, और ऐसा एक सच्चा गांधीवादी व्यक्ति ही कर सकता है। जब तक आपके मन में अहिंसा और गांधीवाद पूरी तरीके से नहीं होगा, तब तक व्यक्ति पूरी तरीके से समाज के लिए समर्पित नहीं हो सकता। वो चाहे राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो बुद्ध हो। ये सब इसीलिए है क्योंकि इन्होंने समाज के लिए अपना जीवन त्यागा है। और हमारे भाई जी भी उसी रास्ते पे चले हैं, हमारे राजा जी भी उसी रास्ते पे हैं, और ये अहिंसा का ही पूरा देन है जो जिस वजह से हुए हैं। और आज जी भाई जी ने, राजा जी ने चंबल घाटी में इतना जोर लगाया है, इतनी मेहनत की है, वो शायद है कि कोई आदमी कहीं का भी कोई कर नहीं सकता है। भाई जी जैसे और राजा जी जैसे त्यागी कोई नहीं दिख रहे हमको जी। आज इसलिए पूजे जाते हैं, इसीलिए पूजे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि डॉक्टर एस एन सुब्बा राव भाई जी जो थे वो बेंगलोर कर्नाटका से थे, और राजा जी जो है वो केरला से हैं। दोनों एक भारत के दक्षिण भाग से आते हैं, और यहाँ चंबल में उन्हें शायद नेहरू जी ने उन्हें प्रेरणा दी थी भाई जी को यहाँ आने के लिए। सेवा दल के उससे आए थे, सेवा दल के रूप में आए थे, सेवा दल के रूप में आए थे, और वो यहाँ पे इतना बड़ा वो एक माहौल बना कर गए, वो इतना बड़ा जो है एक मूवमेंट क्रिएट करके चले गए कि आज चंबल घाटी जो है वो पीली सरसों के लिए जानी जाती है, शहद के लिए जानी जाती है, दूध के लिए जानी जाती है। आज यहाँ पे आपको बागी नहीं मिलेंगे, बंदूक नहीं मिलेंगी, गोलियाँ नहीं मिलेंगी, किसी डाकू का नाम नहीं मिलेगा। और यही अहिंसा का सबसे बड़ा प्रमाण है और सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जिसे जौरा कहते हैं। इसलिए पीस टूरिज़्म करना हो तो जौरा ज़रूर आइएगा, अवश्य आइएगा। अब की बार समर टूरिज़्म ना मत कीजिएगा, किसी और तरीके का टूरिज़्म ना करें। अपने समाज को एक अहिंसावादी समाज की तरफ ले आने के लिए पीस टूरिज़्म कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जौरा आए और यहाँ के अहिंसावादी समाज को समझें कि अहिंसावाद समाज कैसे बदल सकता है। धन्यवाद। जय जगत। जय जगत। जय जगत।